11th फिजिक्स और टू डायमेंशनल मोशन। और इस टू डायमेंशनल मोशन यानी द्विविमीय गति का एक स्पेशल कंसेप्ट वो है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप गति। आज हम देखने जा रहे हैं कि प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है, जिसकी एक सिचुएशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि कोई प्रयोगकर्ता जमीन पर है, मान के चले ये जमीन है और यहां पर कोई प्रयोग करता है और उसके हाथ में एक वस्तु है जिसे हम प्रक्षेप वस्तु मानेंगे। और वो क्या करता है, ये ऊर्ध्वाधर की दिशा है। ये दिशा क्या है? ऊर्ध्वाधर, ठीक, वर्टिकल है। और यहां से एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंकना है। प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है जब वस्तु को नीचे से ऊर्ध्वाधर से भिन्न, इसका मतलब यह है कि यह ऊर्ध्वाधर है, इस दिशा में नहीं फेंकना है लेकिन ऊपर की ओर फेंकना है। दिशा में फेंका जाए तो देखें, जब आपने यहां मान लेते हैं, माना कि प्रयोगकर्ता प्रक्षेप वस्तु को प्रारंभिक वेग u से, प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर से भिन्न, ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में ऊपर की ओर, ऊपर की ओर फेंकना कि ठीक अपने ऊपर नहीं फेंकना है, ऐसा तिरछा जाना चाहिए। ऊपर की ओर क्षैतिज के साथ, समझना किसके साथ? क्षैतिज के साथ, क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है। ठीक है, पूरी थ्योरी के साथ बोलूं, क्या आप मान लें, माना कि प्रयोगकर्ता प्रक्षेप वस्तु को प्रारंभिक वेग किससे? ऊर्ध्वाधर से भिन्न, ऊर्ध्वाधर में नहीं फेंकना, इधर कहीं भिन्न किसी दिशा में, लेकिन कहां? क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाते हुए? थीटा कोण। तो ये हम मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है? थीटा। थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो क्या होगा? प्रारंभ में वस्तु की गति तेज होगी और धीरे 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 कम होकर अधिकतम ऊंचाई पर शून्य हो जाती है और उसके पश्चात फिर क्या होगी? बढ़ना चालू हो जाएगी। तो बात को समझें, यहां लिखें, वस्तु प्रारंभ में u वेग से ऊपर की ओर गति करती है, किंतु धीरे धीरे वेग कम होने लगता है और अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब समझना, जब यह वस्तु ऊपर की ओर जा रही थी तो जब हमारे हाथ से कोई पत्थर ऊपर की ओर निकला, पहले तेज निकलेगा, तेज होते 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 धीरे होगा, धीरे होते होते अधिकतम ऊंचाई पे वेग कितना हो जाएगा? तो ये अधिकतम ऊंचाई पर ये वेग हो गया कितना? मान लो 0। ऊर्ध्वाधर वेग कितना हो गया? अब वस्तु क्या करेगी? वापस लौटेगी और पृथ्वी के ही किसी स्थान पर वापस लौट आए। अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना हो जाता है? एवं उसके पश्चात पुनः वस्तु
नीचे की ओर गति करने लगती है, नीचे की ओर गति करते हुए आखिरकार पृथ्वी के ही किसी स्थान पर, पृथ्वी के ही किसी अन्य स्थान पर गिर जाती है, तो ये इस प्रकार हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? प्रक्षेप पथ पर वलयाकार होता है। ये सारी बातों का समावेश आपको करना पड़ेगा। जितने कम पॉइंट्स को आप खाएंगे ना, उतना बेहतर समझे। खाना नहीं है, पूरा का पूरा उगलना है, हर एक पॉइंट पढ़ो यहां पे बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से। बिल्कुल क्लियर यहां तक के? अब हमने अभी तक तो ये बताए हैं कि भाई प्रक्षेप गति, जब हम एक प्रक्षेप वस्तु को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी अन्य दिशा में थीटा कोण बनाते हुए, कहां से? क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो प्रारंभ में वस्तु जो गति करती है उसकी गति धीमी होने लगती है, अधिकतम ऊंचाई पे उसका वेग 0 हो जाता है और उसके पश्चात पुनः वेग बढ़ने लगता है और जमीन के ही किसी स्थान पर वापस लौट आती है। तब यह गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप गति। और जिस रास्ते से वस्तु गई वो रास्ता क्या कहलाता है? प्रक्षेप। और हमको ये प्रूफ करना है कि वो प्रक्षेप पथ क्या होता है? परवलयाकार होता है। पहले यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पहले चेक कर लें, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम ये देखते हैं, सबसे पहले क्षैतिज दिशा के लिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्षैतिज दिशा हेतु। तो क्षैतिज दिशा के लिए क्या देखना है, बात को समझना। यहां देखें ध्यान से, यहां पर आप अच्छे से जानते हैं कि तिरछी गति हो रही कि नहीं, बोलो। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया जब गति कैसी हो? तिरछी, तो क्या होने वाले हैं? उसके दो घटक टूटेंगे। उसके दो क्या होंगे? और दो घटक जो टूटेंगे, क्योंकि थीटा चिपका हुआ है ना, तो इस दिशा में क्या होगा, बोलो? u cos थीटा, और इस दिशा में होगा ये क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर। उस लेक्चर में क्लियर थी सारी बातें? ठीक। अब देखो, क्षैतिज दिशा के लिए आप एक बात अच्छे से जानते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय जानते हो? चाल बराबर दूरी बट्टे समय जानते हैं ना? अब बताओ कि ये कैसे होगा, यहां से कैसे कंसेप्ट निकलेगा? अगर मुझे इस क्षैतिज दिशा की बात करना है, ये वस्तु यहां गया, ऊपर गया, यहां आके यहां पहुंच गया, तो यहां से यहां तक मान लो कितनी दूरी तय किया, तो क्षैतिज दिशा के लिए दूरी कितनी मान लूंगा? समय क्या मान लूंगा? t। बात आई काय की? चाल, या हम इसको वेग यूज करें, तो कौन से दिशा की बात हो रही है? तो ये कौन सा वेग मानूंगा? क्षैतिज वेग। इसका मतलब है इसके स्थान पे क्या लिख दूं मैं? u cos थीटा, और दूरी के स्थान पे और समय के स्थान पे एक काम करो, t निकाल लो यहां से। t बराबर हो गया x अपान u cos थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई? समीकरण 1 निकाल के रख दो। कोई तकलीफ? बहुत सामान्य सी बात है। दूरी बराबर, चाल बराबर दूरी बट्टे समय कह लो, या फिर वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। यहां पे चाल कौन सी लेनी थी हमको? क्षैतिज चाल। जो वेग लेना वो कौन सा वाला? क्योंकि हम क्षैतिज दिशा की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? u cos थीटा। दूरी हो गई कितनी? x। यहां से यहां तक की दूरी कितनी मान लिए? x अपान t। हमको t की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आगे चल के, t को यहां लाए तो इसको यहां ला दिए, तो t बराबर x अपान u cos थीटा, समीकरण नंबर। ये बात जो क्लियर? अब हमारा टारगेट क्या है वो देखते हैं।
अब हम चलते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए। अब हम चलें ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए क्या होता है। देखिए, ऊर्ध्वाधर दिशा हेतु तो आप दिमाग में रख लें गति का दूसरा समीकरण S बराबर ut प्लस 1/2 AT का, लेकिन किस कंडीशन के लिए, और ऊर्ध्वाधर सारी बातें वही होंगी, तो हम S को ले लेते हैं। वही क्या ऊर्ध्वाधर में क्या होगा यहां y, ऊर्ध्वाधर में कितना मान लें बराबर u क्या मान लेंगे uy, t जैसे का 1/2, a को क्या मानना पड़ेगा माइनस, क्योंकि वस्तु जब ऊपर जाएगी तो त्वरण क्या होगा कम, इसलिए माइनस g, और ये हो गया t का, तो y इज इक्वल टू uy का मान कितना है, uy किसको बोल रहे हो, ये है, ये आपके पास है uy, और ये वाला आपके पास है ऊर्ध्वाधर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी प्लस माइनस माइनस 1/2 gt का। अब y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, कितना ला चुके हमने, रख दें वैल्यू, क्या होगा x अपान यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी, टी की वैल्यू कितनी x अपान यू कॉस थीटा और पूरे का क्या स्क्वायर। अब ऊपर आते हैं, हम देखें y इज इक्वल टू यहां क्या हो रहा है u साइन थीटा x अपान u कॉस थीटा माइनस 1/2 g, और ये होगा x स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई बड़ा भारी काम नहीं हुआ है भाई, इनमें स्क्वायर था, इनमें स्क्वायर, तो x का भी स्क्वायर हो गया, u का भी हो गया, और अब इतने में अपने को यह समझना है कि इस पूरे पे देखो 1 की पावर है और इस पूरे पे कितने की घात है, सॉरी 2 की घात है। और जब कोई ऐसा समीकरण प्राप्त हो जाए जिसमें दो चर हों, एक में 1 की घात और एक में, वो किसके तुल्य होता है परवलय के तुल्य। लिखेंगे प्राप्त समीकरण परवलय के तुल्य है, अतः सिद्ध हुआ कि, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे शुरुआत वाली बात जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, क्या किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न क्षैतिज के साथ थीटा कोण से यदि ऊपर की ओर फेंका जाता है तो प्रक्षेपथ परवलयाकार होता है। ये बात यहां पे प्रूफ हो जाती है। ठीक, ये प्रूफ होने के बाद इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट हम लेकर चलेंगे। यहां प्रक्षेप पथ को तय करने में जो समय लगा वो उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई जो तय की गई ऊर्ध्वाधर में वो अधिकतम ऊंचाई, और क्षैतिज में जो अधिकतम दूरी तय की गई वो कहलाता है क्षैतिज परास। ये अधिकतम ऊंचाई और उड्डयन काल, इन तीनों का डेरिवेशन 1 बाय 1 हम इसी लेक्चर में पूरा करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जानना है कि ये जो क्वेश्चन आज हमने किए, तो आपने देखा कि मैंने इसके पहले जो लास्ट लेक्चर हुआ था, आप हाइट पे थे, एक मीनार के ऊपर थे, मीनार से वस्तु को क्षैतिज फेंकते थे, वो वस्तु धीरे धीरे करके कहां आती थी, तो इसको भी मैंने क्या प्रूफ किया था परवलय। आज क्या किया मैंने, अभी मैं जमीन पर हूं, m द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर की ओर ऐसे फेंका, यहां आपने ऐसा क्षैतिज फेंके थे, तो क्षैतिज न जाके धीरे धीरे कर्व लेके वो नीचे आई थी। ये पहली कंडीशन, और ये क्षैतिज फेंकने वाली कंडीशन, और ये ऊपर फेंकने वाली, दोनों का प्रक्षेप पथ क्या होता है परवलयाकार। तो अलग अलग प्रूफ क्यों कराया गया, उसकी वजह यह है, नंबर 1 कंडीशन, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछता है
कि प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी कंडीशन को सिद्ध कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में अगर मजबूर कर दिया कि आप y मीटर ऊंचे मीनार के ऊपर हैं और यदि m द्रव्यमान की वस्तु को प्रक्षेप वस्तु मान करके क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तब सिद्ध करो प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है, तो अब आप मजबूर हो गए हैं कि आपको यही कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ आ रही क्यों पढ़ा है? अब अगली कंडीशन, क्वेश्चन दे दिया कि m द्रव्यमान की किसी प्रक्षेप वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाए तब सिद्ध करो कि प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। तब आप मजबूर हो जाएंगे कि आपको यह कंडीशन करना। केवल प्रक्षेप पथ परवलयाकार बोला है तो आप जो चाहो वो कर लो, लेकिन जहां आपको मजबूर कर दिया है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। क्लियर कि क्यों मैंने दोनों को कराना पड़ा? अब ये दोनों क्लियर हो जाने के बाद हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट में, जिसमें सबसे पहले निकालेंगे हम उड्डयन काल, और उस उड्डयन काल को निकालने के लिए हम इस कंडीशन को फॉलो करने जा रहे हैं जो हमने अभी आपको पढ़ाया है। देखें, उड्डयन काल का मतलब क्या, बात को समझो। ये वस्तु ए पे थी और ये कहां पे है मान लो। जब वस्तु ए से चली, गति कर रही है, तो अब बताओ कि जैसे यहां पे था तो ये y का मान कम था, यहां आया तो ये y का मान और क्या हो गया, यहां आया तो y का मान और क्या हो गया, लेकिन फिर यहां आया तो y का मान अब क्या हो गया, कम, फिर यहां आया तो y का मान और भी, यहां आया तो y का मान और भी, यहां आया तो y का मान फिर से कितना हो गया। यानी पूरे उड्डयन काल में क्या होता है, y का मान बढ़ता 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 जाता है और फिर y का मान धीरे धीरे, और जमीन पे आएगा तो y का मान फिर से क्या हो जाएगा। ये बात क्लियर? यहां लिखेंगे प्रक्षेप गति में उड्डयन काल स्मॉल टी हेतु y इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ये बात जानते हो। अब बात आती है ऊर्ध्वाधर गति के लिए। ऊर्ध्वाधर गति हेतु आप गति का दूसरा समीकरण लगाएं। गति का कौन सा समीकरण लगाएं? गति का दूसरा समीकरण। आप जानते हैं क्या होता है, s बराबर ut प्लस 1/2 at का वर्ग। लेकिन इस कंडीशन के लिए अगर अप्लाई करेंगे, यहां लिख देते हैं ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप गति हेतु, तो s को लिखना पड़ेगा आपको y, u को लिखना पड़ेगा uy, t को लिखना पड़ेगा t प्लस 1/2, a को लिखना पड़ेगा -g, और ये t का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? हमने अभी किया भी है थोड़ी देर पहले, लेकिन इसको पुनः इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो आपको वो प्रक्षेप पथ परवलयाकार सिद्ध करने आएगा तो ये सब नहीं पूछेगा, और यहां से पूछेगा तो वो नहीं पूछेगा, इसलिए सेपरेट अलग से पता हो कि ऐसा होता है। अच्छा बताओ, अब उड्डयन काल के लिए क्या खास बात है? एक मिनट रुक जाओ। ये y का मतलब क्या होगा, u sin थीटा, t -1/2 gt का, लेकिन उड्डयन काल हेतु y बराबर कितना होगा भाई, y 0 मतलब ये y 0 इज इक्वल टू u sin थीटा -1/2 gt का। इस पूरे को पक्षांतर करके यहां ले आओ तो क्या हो गया, 1/2 gt स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, u sin थीटा। अब अपने को क्या चाहिए यहां पे, समय, तो यहां 2 का त्रिया गुणा, तो t इज इक्वल टू क्या होने वाला है, एक गलती छोटी सी है, यहां t है, यहां भी क्या है, तो पहले इस t से t को क्या करें, तो ये होगा 1/2 gt इज इक्वल टू u sin। हमें चाहिए क्या, तो t इज इक्वल टू 2 का तिर्यक गुणा ऊपर 2u sin थीटा अपान नीचे क्या आएगा
ये हो गया उड्डयन काल का व्यंजक। आप नीचे लिख देंगे स्पष्ट यही उड्डयन काल हेतु क्या है, सूत्र है T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान जी। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया कौन सी टेक्निक से, ये से। अब मेरे पुराने वन डायमेंशनल के कंसेप्ट में जाना, जो मैंने कहा ये आंसर खत्म हो चुका है। ठीक है, बस मैं 1 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा ले रहा हूं ताकि आपको वो वाला तरीका भी पता हो जो मैंने पहले बताया है। आपको सुनना मेरी बात को, ये हो चुका खत्म। ठीक, इसी के बारे में लेकर जब मैंने बताया था कि u वेग से अगर वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लेगी, मान लो वो, तब मैंने एक कंसेप्ट बताया था v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। कुछ याद आ रहा है? देखो यहां से फेंके, वस्तु ऊपर चली अधिकतम ऊंचाई में, अधिकतम ऊंचाई जाने में कितना समय लिया मान लो, तो अधिकतम ऊंचाई में वेग कितना हो जाता है जी, तो v क्या हो गया u माइनस जी, और ये मान लो कितना, इसका पक्षांतर कर लूं, GT1 बराबर क्या आया, T1 बराबर क्या आया। अब याद करो ऊर्ध्वाधर गति हो रही है तो वेग कौन सा वाला लोगे, ऊर्ध्वाधर वाला लोगे, तो हो गया T1 बराबर, इसको लिखोगे अपान, ये T1 काय में समय लगा जाने में, और जितना समय किसी वस्तु को ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय उसको आने में भी लगता है। यानी यहां भी आने में कितना समय लगेगा उसको, तो यहां से यहां तक जाने और आने में समय कितना लगा, फाइनल समय क्या हुआ t, और वो किसके बराबर हुआ, और t बराबर 2, T1 का मान कितना लाए, u साइन थीटा अपान जी। देखो वही आंसर आया कि नहीं आया ना। ये भी तरीका था सॉल्व करने का, यानी आपको हर एक पहलू बता दूं। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं आपको, लेकिन अभी आपने जिस डेरिवेशन के साथ किए हैं ये आपका सॉल्यूशन, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया है क्योंकि वन डायमेंशन संबंधित था वो। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, आप लिखते समय कंफ्यूज नहीं होंगे। आपका यहां आंसर आ चुका था, यहां एंड हो चुका है। ये मैंने एक और तरीका बताया है आपको एक्सेप्ट करने। इसके बाद हम लेके चलेंगे इस उड्डयन काल में क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई। अब हम व्युत्पन्न करेंगे क्षैतिज परास का सूत्र। क्षैतिज परास कैपिटल आर, इसका मतलब कि वस्तु अपने उड्डयन काल में, वस्तु द्वारा अपने उड्डयन काल में क्षैतिज में तय की गई दूरी को, वस्तु अपने उड्डयन काल में क्षैतिज में जितनी दूरी तय करती है, क्षैतिज में जितनी दूरी तय करती है उसे क्षैतिज परास कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, अब बताना है कि ये क्षैतिज में आप क्या ज्ञात करो, क्षैतिज परास एक प्रकार से सही मायने में क्या है, दूरी है ना। तो दूरी का को कैसे निकालेंगे, हम ये जानते हैं अगर हम क्षैतिज परास की बात कर रहे हैं मतलब हम दूरी की बात कर रहे हैं। तो अच्छे से जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय का तिर्यक गुणा कर दो तो क्या होगा, चाल गुणित समय होगा ना। अब चाल गुणित समय होगा, लेकिन यहां पे हम चाल नहीं लिखेंगे, वेग का उपयोग करेंगे। वेग भी कौन सा वाला, क्षैतिज वाला, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्षैतिज वेग के। इसलिए यहां पर लिखा जाएगा साहित्यिक भाषा में क्षैतिज वेग गुणित, यहां समय की बात नहीं करेंगे, समय के स्थान पे उड्डयन काल की बात करेंगे। समय के स्थान पे क्या की बात करेंगे, यहां बात करेंगे उड्डयन काल।
अब क्षैतिज वेग कितना, u cos थीटा, उड्डयन काल कितना, अभी हम ला चुके हैं, तो क्या था उसका रिप्लाई, 2u साइन थीटा, ये था किसका फॉर्मूला है ये, अब आ जाए, ये u और u हो जाएगा u का वर्ग अपान हो गया g, और यहां देखें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये एक फॉर्मूला है u स्क्वायर अपान g, और ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, और क्षैतिज परास का ये फॉर्मूला आ गया। यही क्षैतिज परास का सूत्र है। ठीक, अब समझना यह भी है कि जैसे कि आप जानते हैं अभी अभी हमारे देश में भाले के क्षेत्र में बड़ा विशेष स्थान प्राप्त हुआ था ओलंपिक में, पता है ना, भूल गए, भाले में प्रथम स्थान हिंदुस्तान को मिला था। तो उस भाले का यहां कंसेप्ट क्या है, भाले को जब ऐसा फेंका जाता है ना, तो ज्यादा से ज्यादा दूर तक कब जाएगा, उसकी क्या कंडीशन है। तो ध्यान रखना, जब भाला यहां से निकले तो ये कितने अंश से निकलना चाहिए, क्योंकि 45 अंश से निकलेगा ना, तो वही तो क्षैतिज परास है, जितनी दूर जाके फेंकेगा वो, इसी को तो मापा जाता है, कितना ऊंचा गया उसको नहीं मापा जाता, कितनी दूर गया है भाला फेंकने पे, तो भाला प्रक्षेप वस्तु हो गई, आपको ऐसे ऊपर फेंकना पड़ता है, तो जब वो निकले तो क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाए, 45, क्योंकि 45 अगर होगा तो यहां देखो आर को लिखूंगा यहां मैक्स, मैक्स का मतलब मैक्सिमम, तो इस सिचुएशन के लिए अधिकतम मान होता है क्षैतिज परास का, उससे अधिकतम कभी नहीं हो सकता, ये हो जाएगा u स्क्वायर अपान जी, और यहां आएगा साइन 2 इंटू 45, थीटा का मान कितना 45, तो आर मैक्सिमम बराबर u स्क्वायर अपान जी, और ये हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान u स्क्वायर अपान जी, और साइन 90 का मान होता है, तो फाइनली अधिकतम कितना जाएगा u स्क्वायर अपान जी, यानी एक भाले को प्रारंभिक वेग u से अगर आप फेंकते हो 45 अंश के कोण से, तो अधिकतम जाएगा, और वो होगा इसका सूत्र। कभी पूछ ले कोई कि क्षैतिज परास का फार्मूला बोलो, तो आप ये कह देना, कोई पूछ ले अधिकतम क्षैतिज परास का फार्मूला बोलो, तो ये बोल दे, यानी उसकी एक कंडीशन अप्लाई करना। अब किसी को लगता होगा सर एक काम करते हैं, जब 45 अंश के लिए आ रहा है ज्यादा तो 60 कर देते हैं, 75 कर देते, क्यों नहीं आएगा ज्यादा, करके देख लो, करके देख लो आप, अगर 60 करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 दूनी 120, और साइन 120 का मान निकालो। अब आपको याद होगा, पहले सिखा चुके हैं, यहां पे लंबी बात नहीं कर रहे, साइन 120 यानी क्या होगा, साइन 90 प्लस, जिसने नहीं देखा है पुराने वीडियो को देखें, 90 है तो चेंज होगा, कितना होगा कॉस, और कॉस 30 का मान कितना आ गया 1/2 आया, यहां साइन 90 कितना आ रहा था 1, और ये क्या आ गया 1/, और आधा आ गया, हमको लगा कि हमने एंगल को बढ़ाया, लेकिन कहां है, ऐसा नहीं होता है, तो त्रिकोणमिति के हिसाब से वैल्यू चेंज हो जाती है। तो फाइनली क्षैतिज परास का सूत्र ये होगा, और अधिकतम क्षैतिज परास का सूत्र ये होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगले स्लाइड में अधिकतम ऊंचाई। अब ये देखते हैं कि प्रक्षेप गति में अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक क्या होगा। तो बात को समझना, प्रक्षेप वस्तु जब प्रक्षेप गति करती है तो ऊर्ध्वाधर में जितनी अधिकतम दूरी तय करती है ऊर्ध्वाधर में, क्षैतिज में जो तय करती है वो क्षैतिज परास है, ऊर्ध्वाधर में जो तय करती है वो अधिकतम ऊंचाई। सुने, प्रक्षेप वस्तु द्वारा ऊर्ध्वाधर में तय की गई अधिकतम दूरी को अधिकतम ऊंचाई h कहते हैं। बहुत आसान है बात समझना, जब वस्तु प्रारंभ में यहां से यहां तक चली, तो अब बताओ हेलो, वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या था भाई, u मीटर।
अब एक बात बताओ कि उसका ऊर्ध्वाधर वेग u y कितना था? u sin थीटा था नहीं, जब इसे समझ रहे हो। अधिकतम ऊंचाई पर, कहां पर? अधिकतम ऊंचाई पर वी वाई कितना हो जाएगा? अब गति का कौन सा समीकरण लें? गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। लेकिन हम कौन सी गति के लिए लें? प्रक्षेप गति हेतु, और वो भी किसके लिए? ऊर्ध्वाधर के लिए। तो अब v को क्या लिख दूं? वी वाई। u को क्या लिख दूं? u वाई माइनस g, और ये t माइनस g, क्योंकि जब वस्तु ऊपर जा रही है तो धीरे धीरे वेग कम होगा। अंतिम ऊंचाई पे क्या होगा बोल के? अधिकतम ऊंचाई पे क्या हुआ भाई? तो ये क्या हो गया? ये u की जगह क्या हुआ? माइनस gt का पक्षांतर करो, क्या हो गया? बराबर क्या हुआ? t इज इक्वल टू क्या आया? अपन, ये कौन सा समय है कि t समय में क्या हुआ? t समय में अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त किया ना, t समय में, अर्थात हाँ वही है, t समय में वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर होती है। ठीक है, अब हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यह है कि उस अधिकतम ऊंचाई को ज्ञात करना है। ठीक है, तो उस अधिकतम ऊंचाई को कैसे ज्ञात करोगे? अच्छा बताओ, क्षैतिज वाली दूरी कैसे ज्ञात किए थे? क्षैतिज दूरी, क्षैतिज वेग में क्या किए थे? उड्डयन काल का गुणा किए थे। यहां पे क्या करोगे? जब आप ऊर्ध्वाधर में निकाल रहे हो तो कौन सा वेग लेके चलोगे? ऊर्ध्वाधर वेग। जब क्षैतिज निकाले थे आपने तो क्षैतिज वेग लिए थे, u cos थीटा। जब ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हो तो क्या लोगे? यानी u sin थीटा। ठीक, और उसमें गुणा पहले किसका हुआ था? उड्डयन काल का ना। यहां उड्डयन काल का नहीं करना है, हमने ये जो t निकाले हैं उसका गुणा कर। हम यहां पहुंचना चाहते थे, क्षैतिज परास के लिए यहां पहुंचना पड़ रहा था, इसलिए ये वाला समय और ये वाला समय दोनों लग रहा था, तो वहां पे 2 आ जाता था, याद होगा, क्योंकि मेरे को क्षैतिज के लिए यहां पहुंचना था। तो यहां पहुंचने के लिए t बराबर आंसर क्या हो रहा था? 2 sin थीटा अपन, लेकिन मुझे कहां पहुंचना है अभी? तो यहां पे समय कितना आ गया? तो यहां के लिए क्या निकालना है? अधिकतम। तो अब हम निकालते हैं अधिकतम ऊंचाई h। तो h बराबर होगा, h क्या है? दूरी हुई ना एक प्रकार से, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। पर ऊर्ध्वाधर की बात है तो चाल को क्या लिख दूं? ऊर्ध्वाधर वेग। और समय के लिए क्या लिख दूं? जो मैं लेकर आया हूं ये। इसमें उड्डयन काल शब्द का उपयोग नहीं कर लेना है। ठीक, ये बात ध्यान रखना अपने को। तो हम अगली स्लाइड में करते हैं, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, पहले यहां तक नोट कर लें। अब ये देखें कि आपको प्राप्त हो चुका है क्या? t। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में क्या हो गया? t। अब बात समझना, इस ऊर्ध्वाधर गति की बात कर रहे हो तो अब क्या लगा लो आप? गति का द्वितीय समीकरण। s बराबर क्या होता है? ut प्लस, लेकिन स्पेशली जब ऊर्ध्वाधर गति के लिए लगाते हैं तब s के स्थान पे क्या होगा? y, या इसको अधिकतम ऊंचाई अब h कह देना अपन, हमारे लिए ये h है। u का मान क्या होगा? u बाई टी प्लस 1/2 माइनस जी, और ये t का। अब ये h इज इक्वल टू यू का मान है u साइन थीटा इंटू टी, और t की वैल्यू ये आ चुकी है, देखो आप। तो ये हुआ u साइन थीटा अपान जी प्लस माइनस 1/2 जी टी, और t की वैल्यू फिर ये, यानी
u साइन थीटा अपान जी और पूरे का, और इसको कैलकुलेट करके जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो उसका कैलकुलेट करते हैं। h इज इक्वल टू यू कितनी बार, यू स्क्वायर साइन 2 बार, इसका मतलब है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी माइनस देखें 1/2 जी, और यहां वर्ग है तो सब में वर्ग लगेगा। कहने का मतलब यू वर्ग साइन स्क्वायर थीटा अपान जी का वर्ग, एक जी से एक जी कैंसिल, यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपान जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये 2 और ये वाला g। अब आ जाओ, लघुत्तम कितना आ जाएगा 2g, g कैंसिल तो 2 बचा, गुणा कर दो 2u स्क्वायर माइनस 2j से 2g तो बचा क्या साइन स्क्वायर 2u, सेम है 2u साइन स्क्वायर थीटा में से u साइन स्क्वायर थीटा घटेगा तो क्या बचा, हाँ यू स्क्वायर अपान 2g, ये किसकी वैल्यू आ गई h की। यही अधिकतम ऊंचाई हेतु सूत्र है। ठीक है, तो बात को समझना है कि इस पूरे डेरिवेशन में हुआ क्या, केवल इतना ही तो कि गति का प्रथम समीकरण लगाए, समय का मान निकाले, गति का दूसरा समीकरण लगाए और समय का मान रख दिए, इतना ही तो किए ना, वही किया आपने। बस इतना थोड़ा ध्यान रखना है, गति का जब आपने प्रथम समीकरण लगाए थे v बराबर u प्लस एटी, तो चूंकि ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं तो v को लिख दिया हमने vy, u को लिख दिए uy, a को लिख दिए माइनस जी और t जैसे का। और अधिकतम ऊंचाई पे वेग कितना होता है, उसको शून्य माने तो किसका मान आ गया t का। उस t समय में क्या निकालना है अपने को, ऊर्ध्वाधर दूरी, दूरी यानी कि गति का कौन सा समीकरण दूसरा, s बराबर ut प्लस 1/2 एटी का स्क्वायर। चूंकि ऊर्ध्वाधर की बात हो रही है इसलिए s के स्थान पे आ गया h, u के स्थान पे uy, a के स्थान पे माइनस जी और t की वैल्यू जो अभी हमने लाए थे गति के प्रथम समीकरण में, जब v का मान 0 माने तब हमने t का मान लाए u साइन थीटा अपान जी, उस t के मान को उठा के रख दिए हमने कहा यहां, और यहां जैसे ही रखे कैलकुलेशन आपके सामने है और ये आंसर आया आपके पास, यही अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक है। ठीक है।